नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कई घटनाक्रम हैं वैसे इस समय जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय सीमा है और जैसे पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ घट रहा है और उनके पेट का पानी ढीला हुआ पड़ा है, थर-थर काँप रहे हैं, पैंटें गीली हो रही हैं, आशंका में बिल्कुल नींद हराम है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस बीच जो हमारी तैयारियां हैं, जो हमारे थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे विदेश मंत्री के बयान आए हैं, वो तो सबके सामने है। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब ने भी कह दिया कि हमारे एक कमरे पर कब्जा किया हुआ है, वो हमें वापस चाहिए और मुझे उसमें फिर से अपना डेरा जमाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के लिए तो आप समझिए कि क्या कहा जाए, वाशिंगटन की यात्राएँ, व्हाइट हाउस में ट्रंप के द्वारा स्वागत, इसके बावजूद उनका भय कम नहीं हो रहा है। तो एक तो ज़रा इस पर चर्चा करेंगे और अंदरूनी हालात किस तरीके से करवट ले रहे हैं, वो भी। दूसरे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर पूरी बारात के साथ मुंबई लैंड किए हैं। रानी मुखर्जी के साथ वैसे पिक्चर देखते हुए उनकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, लेकिन ये इतना भारी भरकम तमाम कंपनियों के सीईओ, मालिक और दूसरे अलग-अलग क्षेत्रों के जो उनका थिंक टैंक भी है, बौद्धिक लोग भी हैं, वो सब लेकर के वो भारत आए हैं, इसके मायने समझेंगे। और अमित शाह साहब ने अ, मेल का पता बदल लिया है और उसका बड़े गाजे-बाजे के साथ और मज़े लेते हुए ट्रंप साहब के अंदाज में उन्होंने उसका ऐलान किया है कि भई ये सब वो कैसे किया है ज़रा वो भी दिखाएँगे आपको। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत साहब, तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर पहले पाकिस्तान की खबर ली जाए, उनको लाहौर में बड़े प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं और टीएलपी की फिर से वापसी बताई जा रही है। सर मैंने करीब आई थिंक 2 ढाई 3 हफ्ते पहले जब ये रोमांस कर रहे थे आपके ही चैनल में बोला था ब्रोमांस चल रहा था ना ट्रम्प के साथ आपके चैनल मैंने मैंने बोला था, अपने भी चैनल में बोला था कि ये बेवकूफ़ी है, इनको पता नहीं है किसके साथ खेल रहे हैं ये लोग। क्योंकि सर देखिए क्या होता है ना आसिम मुनीर को लगता है कि मैं पॉलिटिशियंस को पकड़ लूँगा, मैं इनको पकड़ लूँगा, उनको पकड़ लूँगा एंड मैं उसके बाद आई विल बी एबल टू प्ले द गेम। इतना ईज़ी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो स्ट्रीट पावर है ना सर उधर पे, उसने एक डेमोंस्ट्रेशन दिया था इन लोगों को मई 9th में जब इमरान खान को उठाया था। और वही स्ट्रीट पावर आज आपको को यूज़ करके एक बारी इमरान खान को इन्होंने बिठाया था, बाय द वे। ठीक है? इमरान खान को जब बिठाया था, जो उसकी प्रोफाइल बिल्डिंग हुई थी, आप याद करें ये कंटेनर-वंटेनर में बैठा होता था, एक टाइम पे बड़े-बड़े लेक्चर दे रहा होता था। तो इसने पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ये टीएलपी को यूज़ करके इनको मतलब बिठाया था अपने पास अपनी सीट के ऊपर। अब देखिए सर चक्कर क्या है, टीएलपी के पास है तहरीक-ए-लिबाइक पाकिस्तान उसका जो अभी लीडर है साद रिज़वी करके, उसके पास सर स्ट्रीट पावर है, ठीक है? और ये चीज़ स्ट्रीट पावर इनको समझ में आनी चाहिए कि स्ट्रीट पावर इज़ बेसिकली ये एक कॉल में 10-20 लाख लोग इकट्ठा कर सकता है। इसके पास इतनी पावर है। इतनी पावर तो इमरान खान तक के पास नहीं है, ठीक है? दूसरा क्या है सर, ये उस जगह पे जाके बोलते हैं और इस तरह से बोलते हैं जहाँ पर वो जो पाकिस्तानियत, इस्लामियत और उन चीज़ों पे बाहर निकल आते हैं। एंड देखिए भारत में फिर भी एक रूल ऑफ लॉ है, जो एक कॉमन है, ना आप ज़्यादा इस तरफ जा सकते हो, ना आप ज़्यादा उस तरफ जा सकते हो। तो जब एक्सट्रीम होता है तो डंडा पड़ता है, वहाँ पर आप डंडा नहीं मार सकते, ठीक है? जो योगी जी करते हैं यहाँ पर, जो एमपी में, यूपी में, हर जगह पे जो अभी कुछ करने की कोशिश की जा रही है, उन सबको जो तोड़ा जा रहा है, वो आप देखते हैं। वहाँ पर नहीं कर सकते आप ये, बिकॉज़ वहाँ पर तो सब लोग वही हैं। ऑपोज़िशन में तो कोई है ही नहीं। और
अब आप देखिए आसिम मुनीर अपने आप को बेचता है हफीज़ कुरान करके, ठीक है? दैट हफीज़ कुरान इज़ जो इनकी होली कुरान है, उसका मतलब उसको पूरा जानता है वो, उसका पूरा उसका नॉलेज है उसको, तभी वो अपने आप को हफीज़ बोल सकता है। तो अब एक हफीज़ कुरान अगर इज़राइल को जाके रिकॉग्नाइज़ करेगा, अगेन जो चीज़ अगेन आपके मैंने शो पे बोली थी कि इनको करना पड़ेगा। ये जो रोमांस कर रहे हैं ना ट्रम्प के साथ जाके इनको लगता है कि ये ट्रम्प इनको छोड़ देगा, वो नहीं होगा सर। और वो जो लंच इसने खाया उसके बाद शहबाज शरीफ जाके जो सूट-साट पहन के वहाँ पे बैठा हुआ था, देयर इज़ अ कॉज़ टू दैट। एंड इन बेवकूफ़ों को जो इतने बड़े-बड़े आर्टिकल लिखते थे हमारी मीडिया के अंदर, भई भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई, जस्ट लुक एट पाकिस्तान ये वो, बहुत सारी बकवास लिखी लोगों ने। और उस टाइम पे मैं लोगों को बोलता था भाई लोगों, थोड़ा सब्र करो, जियोपॉलिटिक्स एक इमीडिएट गेम नहीं होता। ये टाइम लगता है खुलने के लिए। एंड हमारा वही कोई इमोशनल रिएक्शन रहता है कि ओह! ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? उस टाइम पे भी मैंने बोला कुछ नहीं है, अब देखो क्या होगा। ये बहुत बुरे हाल में होने वाले हैं। एंड श्योर इनफ इट्स हैपनिंग सर। टीएलपी को अब हुआ क्या, कल रात को इनको पता चला कि टीएलपी 1-2 दिन के अंदर एक एंटी इज़राइल मार्च करने वाली है। ओ भैया ये क्या है? अब अगर एंटी इज़राइल मार्च हो गई, ये तो भैया पूरा गाज़ा का प्लान अप्रूव करके आए हैं। अब आप वहाँ पर भी देखिए, बिफोर आई गेट इंटो दैट गाज़ा प्लान पे ये जाके वहाँ पर ट्रम्प के साथ हाँ, हाँ सर, एकदम बढ़िया सर। ट्रम्प ने ट्वीट करा, शहबाज शरीफ ने रीट्वीट करा, उसमें लिखा भई ट्रम्प साहब आप तो एकदम बड़े चैंपियन हो, आपने ये कर दिया। तो बेसिकली इन लोगों ने पूरी तरह से एक्नॉलेज करा। और वो पूरी तरह से एक्नॉलेजमेंट के हिसाब में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भैया आपको इज़राइल को जाके रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हो गया और ये वापस आ गए। इनको रियलाइज़ हुआ कि भैया ये स्ट्रीट पे चला नहीं है। अब स्ट्रीट पे चला नहीं तो उठा के फिर जाके पार्लियामेंट में खड़े हो गए कि नहीं जी हमने तो एग्री करा नहीं, वो प्लान चेंज कर दिया है। वो ट्रम्प साहब ने उसमें कुछ पॉइंट ठीक नहीं है, हम लोग इसमें एग्री नहीं करते एंड ऑल दैट। बट सर सब तब तक तो बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं गंगा बह चुकी थी तब तक तो। अब वो ऐसी बही कि ये लोग अब पकड़ नहीं सके उसको। और ये प्रोटेस्ट होने वाला था एंटी इज़राइल। तो इन्होंने बोला कि यार जाके ना साद रिज़वी को उठा लेते हैं, वही मेन बंदा है, उसको उठा लेते हैं, प्रोटेस्ट नहीं होगा। सर प्रोटेस्ट से पहले आप किसी प्रोटेस्ट लीडर को उठाओ जाके, वो तो फटेगा बहुत बुरी तरह से। बिल्कुल। देखिए सर क्या होता है ना, कई बारी एडमिनिस्ट्रेशन में कई जगहों पे आपको थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट अलाउ करना पड़ता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उससे क्या होती है ना, जो जो एक पनपी हुई भड़ास होती है, वो निकल जाती है, ठीक है? और ये चीज़ कई लोगों को समझ में नहीं आती। भारत में भी देखिए जब इतनी सारी चीज़ें हुई, मोदी जी ने एक बड़ा सॉफ्ट हैंड लिया। क्योंकि कहीं न कहीं एक वो रिलीज़ वाल्व होता है कि यार वो प्रेशर कुकर में से जैसे जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना, तो आप वो सीटी बजती है ज़ोर से। वो सीटी अगर बज जाए एक बारी तो फिर ठंडा हो जाता है चीज़। क्योंकि गुस्सा होता है कई लोगों का, जस्ट गुस्सा होता है कि गुस्सा दिखाना है। तो वो भी कर दिया, ठीक है। अब वो करने से पहले अगर आप कुछ कुछ करो तो ऑब्वियसली गुस्सा और बढ़ेगा। अब कल रात को जाके इन्होंने अ, साद रिज़वी को उठाने की कोशिश करी। अब जब साद रिज़वी को उठाने की कोशिश करी, हुआ क्या वहाँ पर जो टीआरपी वाले थे उन्होंने झगड़े करे। झगड़े करे, इन्होंने गोलियाँ चलाई, कोई 8-10 बंदे बोलते हैं मर गए, कोई बोलता है 2 बंदे, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। बट मैंने फ़ोटोएँ देखी हैं, काफ़ी लोग पड़े हुए हैं, उनके सलाइन-वलाइन लगी हुई है, तो कुछ तो इंजरीज़ हुई हैं लोगों को। टियर गैस फायरिंग हुई, अब ये भी पता चला है 4-6 पुलिस ऑफिसर भी मार दिए इन लोगों ने। तो ये सिचुएशन इनके हाथ से निकल गई है। अभी ये सुबह-सुबह वहाँ पर पूरा इंटरनेट बंद, ये वो सब कुछ उल्टे-सीधे काम कर रहे हैं वहाँ पर। नाउ तो ये एक सिचुएशन हुई एंड ये इज़राइल रिकॉग्निशन वाली इनके हाथ से बाहर जाएगी ये। अगर इसको ये अब तो सर आप बोलते हैं ना, क्या नाम है आपने गोबर उठा के मुँह पे लगा लिए। तो अब बोलते हो भैया मैं नहीं, मैं साफ करूँगा मैं ये, अब तो हो गया जो होना था। तो ये फँस गए हैं उस जगह पे। दूसरा वहाँ पर केपी में भी आप देखो, बलूचिस्तान में देखो, बड़े ज़बरदस्त अटैक्स हो रहे हैं इनके ऊपर। जाफर एक्सप्रेस फिर से, अब जाफर एक्सप्रेस क्या है, अब तो मज़ाक बन गया है सर। पहले 3 दिन तक लोगों ने कवर करा था उसको कि भई हमने भी कवर किया कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये। अब तो मज़ाक बन गया है साला, हर 5-6 दिन में जाफर एक्सप्रेस गिर जाती है। केपी में वो जो मारा है सर, 20-25 बंदे वहाँ मार दिए इनके, जिसमें एक कर्नल है, एक मेजर है, एक सीनियर बंदे मारे हैं इन लोगों ने।
हालत खराब है सर इनकी। दे डोंट दे आर इन पीओके में चल ही रहा था, पीओके में चल वो ही बड़ी रहा था। मुश्किल से खत्म हुआ है सर, वहाँ पर इन्होंने घुटने टेके हैं और कहीं न कहीं खत्म करा है। ऊपर से यहाँ से धमकियाँ जा रही हैं, ठीक है? तो ये यहाँ से धमकियाँ भी टू अ पॉइंट, ये बोलते हैं भैया सियालपुर वज़ीरपुर सेक्टर पे एक ब्रिज है, जाके पकड़ लो उसको, भारत वाले आ रहे हैं अटैक करने के लिए, ये वो। तो वहाँ पर इनका पसीने निकल रहे हैं कि यार अगर ये सारा एक साथ आ गया, ये तो गए। देखते हैं आगे क्या होता है सर। ये जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है, मैं इनका हेडलाइन भी दिखा देता हूँ। भारत के साथ कभी भी छिड़ सकती है जंग, और ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाक रक्षा मंत्री। और गीदड़ भभकी तो खैर इनका पुराना राग है, वो तो ये इनका चलता ही रहता है। लेकिन ये बताइए, एक तरफ तो इनके पेट का पानी ढीला हुआ पड़ा है, इनकी पैंटें गीली हुई पड़ी हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री दिल्ली में लैंड किए हैं, और तमाम तरह की पाबंदियां अफगानिस्तान सरकार पर है, तालिबान सरकार पर है। इसके बावजूद उनको नई दिल्ली आने की परमिशन भी मिली है, और वो आए हैं। पाकिस्तान बहुत बेचैन है, क्योंकि उन्होंने कई बार मुत्तकी को बुलाने की कोशिश की थी। हर बार तालिबान सरकार ने उनका दौरा टाला है पाकिस्तान का। ये सब क्या चल रहा है, और अफगान विदेश मंत्री की नई दिल्ली यात्रा का मतलब और मकसद क्या है, आदि जी? 2-3 चीज़ें हैं सर इसके अंदर, आपको ये समझना होगा। देखिए, जो ये पूरा रीजन है, पाकिस्तान को एक चीज़ नहीं पसंद आती कि अफ़गानिस्तान का जो डिपेंडेंसी है, उसके ऊपर से हट गई है। क्योंकि वो डिपेंडेंसी इनको पावर देती है, वो पावर से ये लोग इसका खाना ऑन कर सकते हैं, खाना बंद कर सकते हैं, और उस पावर को यूज़ करके ये टीटीपी और बलोच को कंट्रोल करना चाहते हैं। और यही चीज़ मेरे को लगता है इन्होंने जाके अमेरिकन्स को भी बोली है कि साहब अब एक काम करो, ये ईरान का पोर्ट बंद करो इनका, इनका खाना-वाना हमारी तरफ से ही जाएगा, उसके बाद ये लाइन पे आ जाएँगे। अब आप इसको थोड़ा-सा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखिए। 1990s में यही चीज़ होती थी सर, ठीक है? 1990s की अगर आप हिस्ट्री देखें वहाँ पर, अ, फ़रवरी 2001 में मुल्ला ओमार जो उस टाइम पे लीडर थे तालिबान के, मुल्ला ओमार का पर्सनल असिस्टेंट, जो उसका पर्सनल मैनेजर था, वो यूएस में घूम रहा था। पेंटागन से मिल रहा था, सीआईए वालों से मिल रहा था, डिफेंस डिपार्टमेंट वालों से मिल रहा था, कुछ लोग व्हाइट हाउस से भी मिला वो जाके। ये तालिबान था सर, जिसके अगेंस्ट में अगर आप याद करें, मैं 2001 की बात बता रहा हूँ, 98 में सो कॉल्ड ओसामा बिन लादेन ने इनकी एम्बेसी उड़ा दी थी केन्या और तंजानिया के अंदर, ठीक है? जिसमें बहुत सारे सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। और सबको पता था उस टाइम पे ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान के अंदर है। उसके बाद भी ये टीटीपी से, ये सॉरी, तालिबान से बात कर रहे थे, क्योंकि उनको चाहिए था वो पाइपलाइन आनी चाहिए तुर्कमेनिस्तान से नीचे। उस टाइम पे पाकिस्तान के पास एक इनके जो जो फ़ी दो जो हाथ था, वो पूरा तालिबान का सप्लाई चेन का हाथ था। तो उस टाइम पे अगर आप याद करें, पुराने जो इनके आईएसआई चीफ हमीद गुल और ये वो काफ़ी काफ़ी सारे लोग हैं इनके। ये लोग सर कभी टैप खोलते थे, कभी बंद करते थे, कभी खोलते थे, कभी बंद करते थे। तो ये तंग करते थे उनको वहाँ पर। तो इस बारी जब अफ़गानिस्तान में तालिबान आया, उन्होंने सबसे पहले देखा कि यार पाकिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं होना हमको। तो उन्होंने ईरान से बात करी, आपसे बात करी कि साहब हमको यहाँ से भी थोड़ा खाना-वाना भेज दो, आप हम यहाँ पर रेलवे लाइन बनाने को तैयार हैं आपके लिए। तो उन्होंने अपने पैसे लगाए। आप ये चीज़ याद करिए, तालिबान ने आके चाबहार पोर्ट के अंदर $35 मिलियन लगाए हैं कि साहब हमको खाना यहाँ से आने दो। वो तो साले बेवकूफ हैं। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि ये ट्रम्प इसकी पाकिस्तान की बातों में आके इसने चाबहार का वो जो सैंक्शन लगाया है। क्योंकि चाबहार से जो ट्रेड-वेड हो रहा है, वो तो चाइना भी कर रहा है। हमारा क्यों रोका? क्योंकि हमारा एक्सेस पाकिस्तान के थ्रू, जो ईरान के थ्रू उसको काटना है, और उस चीज़ को इनको लेके आना है कि तालिबान वापस से पाकिस्तान के पास रहे, ताकि पाकिस्तान उनको मरोड़े और फिर उनको यहाँ से रास्ता-वास्ता जो भी बेस-वेस बागराम-शागराम जो भी चीज़ चाहिए वो मिले। इस प्लान के अंदर बड़ा एक फ्लॉ है। आप देखिए इसी टाइम पे जब ये चीज़ें हो रही हैं, आपने उसको यहाँ पर बुलाया है, ठीक है? अब आपने उसको यहाँ पर बुलाया है, मतलब आप एक मैसेजिंग करना चाह रहे हो कि भैया हमारी जो अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशनशिप है,
वो चाहे आप ईरान भी बंद कर दो, हम फिर भी अपने आप उनके साथ रिलेशनशिप रखेंगे। जो आपकी ये ड्रीम है कि आप ये तालिबान को पूरा पाकिस्तान पे डिपेंडेंट कर दोगे, हम होने नहीं देंगे ये। वी विल नॉट लेट दिस हैपन। हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम सप्लाइज़ को उड़ा के वहाँ पर लेके जा सकें और दूसरी जगहों से भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से आगे कुछ दिनों में आपका ताजिकिस्तान में जो बेस है और ये सब चीज़ें हैं, ये काम में आने वाली हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैंने अभी तक अपने चैनल पे कवर नहीं करा ये, क्योंकि जी, ये जी। अभी गेम खुलेगा। मैंने यहाँ तक कवर करा 1990s तक जो चीज़ें हुई हैं। परसों रात को अपने शो पे मैंने डिटेल्ड हिस्ट्री बताई थी कि ये इस तरह से ये सेट हुआ था। तो ये करने की इनकी कोशिश है कि थोड़ा-सा इसको जकड़ो यहाँ पर। नाउ इसके अंदर आपने ये काउंटर मूव खेला तो वहाँ पर थोड़ा-सा एक गड़बड़ है और आप टाइमिंग देखिए, एग्ज़ैक्टली एट द सेम टाइम। सो आप भी एक स्ट्रैटेजिक मैसेज भेजो यार, देखो ऐसा है, ये सब नहीं चलेगा। इसके अंदर एक और अभी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर आप इस पे अड़ जाते हो कि यार हमने तो ये जो भी करना है हम अपने आप करेंगे, वी डोंट केयर। तुम साले सैंक्शन लगाते रहो, जो मर्ज़ी करते रहो। हमारी गवर्नमेंट की हम नेवल शिप से जाके हम ह्यूमैनिटेरियन एड देके आएँगे। कर लो सैंक्शन नेवल शिप को फिर। बिल्कुल, जी, चाबहार पोर्ट में आप अपनी नेवल शिप भेजो वहाँ पर, ठीक है? उसमें ह्यूमैनिटेरियन फ्लैग लगाओ, भेज दो। घंटा नहीं रोक सकते ये। उसके बाद फिर नैरेटिव आपके अगेंस्ट में जाएगा ना। आप क्या यू वांट पीपल टू डाई इन अफगानिस्तान? सही तो है। आपके पास ऑप्शंस हैं ये जो आप एक्सरसाइज करोगे इस चीज़ को। तो ये गेम अभी खुलेगी सर। कुछ समय में आपको दिखेगा ये गेम खुलने वाली है। आप थोड़ा-सा एक हार्ड स्टैंड लोगे अबाउट अफगानिस्तान कि वी डोंट एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड कल इसी के तहत आप देखते हैं कि रशिया, चाइना, इंडिया मॉस्को फॉर्मेट में खड़े होके इन तीनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि भैया ये जो बागराम का आपका प्लान है ये चलेगा नहीं। वी विल नॉट एक्सेप्ट बहुत इट। बहुत इम्पोर्टेंट ये अ, बयान हो गया है एक तरीके से, ठीक है? तो तीनों आप एक जब साथ। आप सब जब इन सबको कनेक्ट करते हो ना पूरा, तब आपको एक पिक्चर दिखती है कि हाँ यार कुछ चल रहा है। यानी ये है। भारत, रूस और चीन, वो तीनों अब अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं और इसमें ईरान की भी भूमिका होगी? ईरान की भूमिका है एंड बाय द वे आपको ये चीज़ जान के हैरानी होगी पाकिस्तान ने भी मना करा है कि बगराम पे मत जाओ। तो ऑफ़िशियली तो वो यही बोलेगा, क्या बोलेगा सर? बोल सकता है कि नहीं, नहीं, नहीं मैं चाइना मारेगा उसको, हम मारेंगे, हर कोई मारेगा। तो अब वो फिर से फँस गया है जाके। अब देखिए सर यही होता है पाकिस्तानियों को ना एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। पाकिस्तानी एक बड़ा टैक्टिकल दिमाग है, राइट? वो कैसे सोचता है कि यार आज की रोटी निकाल लूँ किसी तरह से। पाकिस्तानी का हमेशा से दिमाग वो ही रहा है। सर्वाइवल किसी तरह से सर्वाइव करना है मेरे को। तो इसका आर्मी चीफ ने जो जियोपॉलिटिक खेली है एंड अगेन मैं आपके साथ लिटरली हर हफ्ते बात करते हैं और मैंने ये चीज़ बोली है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। ये आगे की नहीं सोच रहे इसका इम्पैक्ट क्या होगा इनको। इसका मतलब इन्होंने बिल्कुल वॉर गेमिंग नहीं करी है कि भई हम जाके ट्रम्प को बेच देंगे यार उसके बाद देखो बल्ले-बल्ले डॉलर आएँगे एकदम। बिल्कुल। इन्होंने कोई वॉर गेमिंग नहीं करी है। अब ट्रम्प के तुम जाके गोदी में बैठ गए, तुमने वहाँ पर उसके व्हाइट हाउस में तुमने चाय-कॉफ़ी पीनी थी क्योंकि पूरी दुनिया को दिखाना है। स्पेशली क्या कर इनका मेन प्लान क्या था? हम इंडिया को दिखाएँगे कि हम इंडिया से बेटर रिलेशन है। उस चक्कर में इन्होंने जाके साला अपनी जागीर बेच के आ गए बेवकूफ। अब जागीर तो बेच के आ गए। अब फँस गए हैं सर, हर जगह फँस गए हैं। ये गाज़ा में फँस गए हैं, इधर फँस गए हैं। ये कहाँ निकलेंगे? तो ये तो कॉमन सेंस था सर। आई मीन मैं तो ओपनली बोलता हूँ पाकिस्तान को मैं एडवाइस करने को तैयार हूँ। मेरी हर एक एडवाइस का एक छोटा-सा कॉस्ट है। 100 किलोमीटर ज़मीन, 100 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चाहिए मेरे को हर एक एडवाइस का। एक लाइन एडवाइस दूँगा 100 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन भारत के नाम आप डाल देना। बंदे नहीं चाहिए। आप उसके बाद जो मर्ज़ी करते रहो। मैं एडवाइस देने को तैयार हूँ आपको। ये तो सर इतने गधे लोग हैं, इन लोगों ने बेसिक ये चीज़ नहीं सोची। आप जाके ट्रम्प के साथ बैठे हो, ट्रम्प इतना क्लोज़ है इज़राइल के, तुम्हारे ऊपर इज़राइल का ये नाम आएगा, बिल्कुल। ठीक है? हम ईरान बंद कर दें। ईरान तुमने बंद कर दिया, चलो ठीक है। तुमको क्या लगता है हम ऊपर से नहीं लेके जा सकते?
ईरान की एयर स्पेस यूज़ करना मना है क्या? नहीं। सेंट्रल एशिया की एयर स्पेस यूज़ करना मना है क्या? नहीं। हम रशिया से भेजेंगे सामान हमको अगर भेजना पड़े। यहाँ से जाएगा जहाज रशिया, रशिया से भेजेंगे हम सामान, क्या फ़र्क पड़ता है हमको? बिल्कुल। कितना सर कितना फ्यूल का आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाएँगे एक जहाज के, ठीक है, जान दो। तो अगर एक स्टैंड लेना हो और वो स्टैंड लेता हुआ दिखता है आपको, वेयर रशिया, चाइना, इंडिया ऑल 3 आर सेइंग कि नहीं। अब कल को भारत चाइना को बोले यार एक ऐसा करो, मैं तुमको सामान भेजता हूँ, तुम अपना वखान कॉरिडोर से ना अफ़गानिस्तान को दे दो। गया इनका काम पूरा। ऑप्शन तो है ना सर और यहाँ पर भारत चाइना इस टाइम पे बात कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल। रिलेशंस के अंदर गड़बड़ है, बट हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं शी जिनपिंग साहब एक काम करो यार ये इधर से उधर भेजना है। हाँ, ठीक है भेज दो। अब यही चीज़ हुई थी। अमेरिका ने बोला आपके श्रिम्प नहीं लेंगे हम। चाइना का अगले दिन फ़ोन आ गया, सर जी वो सी फूड है आपके पास? हाँ जी। सर इधर भेज दो हम ले लेते हैं आपसे, वो उधर मत भेजो आप इधर भेज दो। पूरा सी सही। फूड सारा रीडायरेक्ट हो रहा है इस तरफ। उनको कुछ थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चाहिए था फ्रॉम देयर रेगुलर सप्लाइज़, उन्होंने उठा लिया हमारे से। डीज़ल के साथ यही चीज़ हुई। तो सर देखिए एक कंट्री के पास और स्पेशली जो लार्जर कंट्रीज़ होती हैं, उनके पास बड़े ऑप्शंस होते हैं। भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं है। अब इसके ऊपर आप देखिए कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है इनके ऊपर। कभी कोई आर्मी चीफ आके बोलता है तुम्हारी सारी ज्योग्राफी बदल देंगे। आई मीन ये तो मतलब ये तो कोई हमारी तरह जैसे बात करते हैं तुम्हारी ज्योग्राफी बदल देंगे हम। एयरफोर्स चीफ कहता है जहाँ छुपना है छुप जाओ यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं निकाल दूँगा तुमको। राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद वो एक बड़ा-सा उनकी तरफ से रोना आया, उसके बाद भी राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दे दिया। तो आपको दिख रहा है सर? अब ये मैं जैसे बता रहा था एक वीडियो चल रहे हैं चारों तरफ सियालकोट वज़ीराबाद के बीच में 2 ब्रिज हैं, उसको सियालकोट वालों को हम बोलते हैं जाके चिपक जाओ, उसको गिरने मत देना। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छी बात है सर, ऐसे ऐसा डर का माहौल रहना चाहिए। आदि जी, अच्छी ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आए हैं, पूरी बारात लेकर के आए हैं, मुंबई में लैंड किए। प्रधानमंत्री के साथ अब उनकी टॉक्स वगैरह की भी तस्वीरें आ गई हैं जी। और कल तो एक बड़ा दिलचस्प उनका फ़ोटो रानी मुखर्जी के साथ फ़िल्म देखते हुए आया था। तो ये सब जो मकसद है उनका, इतने भारी भरकम डेलीगेशन के साथ पूरा हवाई जहाज़ भर के लाए हैं हुँ। और हीथ्रो से जब ये लोग रवाना हो रहे थे, तो वहाँ जहाज़ के पास खड़े होकर के जो उन्होंने सीन क्रिएट किया, किसको दिखाने के लिए किया था? देखिए सर ये हर कोई कंट्री अपने ऑप्शंस एक्सर्ट करना चाहता है कि यार मैं मेरे को भी कुछ मैं अभी ज़िंदा हूँ, टाइगर मरा नहीं है अभी, मैं ज़िंदा हूँ। दूसरा सर देखिए इनको पता है कि भई इनको कहीं न कहीं चाइना के साथ डीकपल करना पड़ेगा आगे जाके। सो दे आर ट्राइंग टू हेज विद यू। तीसरा सर आप ऊपर चढ़ रहे हो, राइट? तो वो बोलता है यार ऊपर चढ़ती हुई इकॉनमी के अंदर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं किसी में इधर-उधर जो गिर रहा है साले उसमें क्यों डालूँ पैसा? चौथी चीज़ आपने भी फिर बोला होगा, आ जाओ भई, आपको अपॉर्च्युनिटी देते हैं, 8% पे हमारी इकॉनमी चल रही है, बाकी आप देख लो, ठीक है? तो वो आपको अभी इस टाइम पे काफ़ी सारे डिस्काउंट भी देंगे, वो बोलेंगे जी हाँ जी, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, हम आपको ये भी दे देते हैं, वो भी दे देते हैं, ये सब कुछ करेंगे। आपको भी कुछ जगहों, कुछ सेक्टर्स के अंदर टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी इनके अंदर आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, जो अमेरिका ने सैंक्शन मारा है, ठीक है? तो एक चीज़ याद करिए अभी जैसे इनका स्टेटमेंट आया यूके प्राइम मिनिस्टर का कि इंडिया यूके ट्रेड इज़ द ज्वेल इन द क्राउन, ठीक है? तो पहले इंडिया को ये लोग बोल ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बोलते थे, आज बोल रहे हैं भारत और यूके का जो ट्रेड है, दैट इज़ द ज्वेल इन द क्राउन। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल। इनको ये दिख रहा है कि भई अमेरिकन्स पे डिपेंडेंसी प्रॉब्लम होगी। पता हमको नहीं ये कुछ पता है अमेरिकन पता नहीं कुछ लोगों को नींद कैसे आएगी इस स्टेटमेंट के बाद। सर ऐसे ही है। देखिए ये गधे लोग हैं, इन लोगों को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही। मैं जैसे पिछले आंसर में आपको बता रहा था। देखिए सर एक जो
इंडिपेंडेंट पावर्स होती हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं। उनके पास ऑप्शंस ऐसे होते हैं, कभी-कभार आप अपने दुश्मन को भी बोलते हो, "यार, बैठ ना 2 मिनट सा बात करते हैं। ज़रा ये इसको सेट करें।" वो भी बोलता है, "हाँ, ठीक है यार, दुश्मनी ना 3-4 साल के बाद करेंगे, अभी छोड़ देते हैं।" तो आप देखिए चाइना के साथ आप बैठ गए हो। आई पर्सनली डोंट लाइक द सीसीपी। आई हैव मेरे को चाइना से कोई हेट नहीं है, बट आई डोंट लाइक द सीसीपी। बट मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है कि भैया आप अभी सीसीपी के साथ रियल पॉलिटिक्स खेल रहे हो और वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको कि हाँ यार, ये कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेट्स सॉर्ट दिस आउट, क्योंकि अदरवाइज़ ना हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, तो नहीं, नहीं, नहीं यार, तुम हमको बचा सकते हो, हम तुमको बचा सकते हैं, खत्म करो कहानी। नाउ देखिए सर, एक चीज़ आपको और इसमें समझ में आनी चाहिए। आपको जैसे मैं बता रहा था, कुछ सेक्टर्स के अंदर आपको दर्द हो रही है बिकॉज़ ऑफ ट्रम्प के टैरिफ। यूके का मार्केट है, टेक्सटाइल्स आप बेच सकते हो, जेम्स एंड ज्वेलरी वहाँ पर बेच सकते हो, यूएई से काफ़ी कुछ सेल हो रहा है अभी इस टाइम पे। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है। व्हाई नॉट? आपको यहाँ पर अगर कुछ हो रहा है, इसका सेट हो गया, तो इसके बाद अगला यूरोप का है। तो एज़ अ एक्सपोर्टर आपको मार्केट चाहिए और सारी, एंड यू आर काइंड ऑफ गेटिंग द मार्केट, तो बढ़िया है। तीसरा चीज़, यूके के अंदर से इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ हैं? तो जब आप यहाँ पर दरवाजे खोल रहे हो कि भई आ जाओ, एफडीआई करो इधर पे, तो उसको पता है ये तो यार यहाँ पर पैसे बनेंगे, वो आ रहा है इधर पे। बिल्कुल। एंड उसको भी एक हेज चाहिए सर। कितना वो ट्रम्प के पीछे पड़ा रहेगा, कितना, बिकॉज़ उसने भी देखा है कि यार ये खुद को तो सँभाल नहीं पा रहे, इनको क्या सँभालेंगे? फाइनली एक जो आपने स्टैंड लिया है ट्रम्प के अगेंस्ट में, बिना कुछ करे, बिना कुछ बोले आपने जो एक बड़ा, ये एक ना सर डिफरेंट पोल क्रिएट करता है दुनिया के अंदर। अभी वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ है। आप एक पोल नहीं हो अभी, बट एक बन रहे हो। एक डिफरेंस है उसके अंदर। यू आर स्टार्टिंग टू बिकम अ पोल, ठीक है ना? तो एक चीज़ हमको ये समझ में आनी चाहिए कि वो अगर जो पोल बन रहा है, वो जियोपॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, तो हर कोई कंट्री चाहेगा कि उसके साथ एंगेज करा जाए। एंड दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट वी आर सीइंग हैपनिंग। अब इसके बीच में ट्रम्प का एंगल देखिए। ट्रम्प का एंगल ऐसा है कि सर, इसको भी ट्रम्प को कुछ ना कुछ, ठीक है, आपको भी ट्रम्प को कुछ ना कुछ, तो बल्ले-बल्ले, कॉमन इंटरेस्ट बीच में बैठता है और आप बैठ जाते हो, बोलते हो चल ठीक है भई, मेरे को ये चाहिए, तेरे को ये चाहिए, चल कर लेते हैं खत्म। तो ये जो रिलेशनशिप है ये आगे जाएगी, ऑफ कोर्स इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर थोड़े पेन पॉइंट्स भी हैं, जैसे खालिस्तानी बैठे हैं वहाँ पर, ये नीरव माल्या और ये सब, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये वो, इनका भी कुछ होने वाला है, लेट मी टेल यू। ये ज़्यादा दूर नहीं है जब दे विल बी बैक इन इंडिया, क्योंकि आप, बिल्कुल। दिस इज़ पार्ट ऑफ द डील। एंड यूके एक इम्पोर्टेंट जगह है सर, बिकॉज़ जो सिटी ऑफ लंडन है, जहाँ पर डीप स्टेट का एक मेन जमावड़ा है, वो यूके में ही पड़ता है। तो आपको अगर वहाँ पर भी अपना सेटिंग करके रखनी है, तो यू हैव टू काइंड ऑफ, यू नो, और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा सर, ये चीज़ जयशंकर जी ने अपनी किताब में बोली है, द इंडिया वे। अगर आप उनकी किताब पढ़ें, उसमें वहाँ पर लिखा हुआ उन्होंने कि भारत को बड़ी सारी एंटिटीज़ के साथ डील करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली, आई थिंक दूसरे या तीसरे नंबर पे उन्होंने सिटी ऑफ लंडन का नाम लिखा है। मैं एक बयान दिखा रहा था जब आप बोल रहे थे, ये आईएमएफ चीफ का बयान है और इनकी हाइलाइट मैं पढ़ देता हूँ दर्शकों के लिए। अ, उन्होंने कहा है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख विकास इंजन बन गया है। जी, चीन की आर्थिक रफ्तार धीमी हो रही है जबकि भारत आगे बढ़ रहा है। वैश्विक विकास दर धीमी हुई है जबकि भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये बयान बहुत कुछ कहता है और सर देखिए, स्टारमर का भारत आने का एक बड़ा कारण ये भी है कि 0.07 से इनकी जो ग्रोथ की जो गति है वो 0.2 हो गई है, यानी 0.5 और नीचे आ गया है ये। तो अगर वो भारत की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं,
तो ये तो सारी कथा जो है पूरी दुनिया के सामने अपने आप ही प्रकट हो जाती है। देखिए सर, 2 चीज़ समझनी पड़ेगी आपको बिफोर आई गेट इंटू दिस। जब चीन बड़ा था सर, दुनिया में एक ग्रोथ का पुश था, अर्ली 2000s के अंदर। अमेरिका पावरफुल था उस टाइम पे। आप सोचिए 3-4 जगह पे लड़ रहा था, ठीक है? पैसे भरे हुए थे उसके पास, डेट-वेट कुछ भी नहीं था उनका, $6-7 ट्रिलियन डेट था। दे वर वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। उसके बाद से आके इन्होंने $37 ट्रिलियन खर्चे कर के लड़ाइयाँ लड़-लड़ के इन लोगों ने अपनी हालत खराब कर दी है। एंड दुनिया में एक ग्रोथ चल रही थी, ठीक है? ग्रोथ बूम था, बैंकिंग बूम था, आईटी बूम था, सब कुछ बूम था। आज कोई बूम नहीं है। टुडे इज़ इट्स डूम, इट्स नॉट बूम। तो वो ग्लोबल ग्रोथ के चक्कर में जो ग्लोबल डिमांड बढ़ी तो चाइना वहाँ पर खड़ा हो गया एज़ अ शॉपकीपर एंड उसको वो अपॉर्च्युनिटी मिल गई। आपके सामने आपके पास वो जब आपका अभी टाइम आया है ग्रोथ करने का, आपके पास वो अपॉर्च्युनिटी सिमिलर अपॉर्च्युनिटी नहीं है। क्योंकि दुनिया में इस टाइम पे चोक पॉइंट्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रैटेजिक पाथवेज़ के ऊपर अ, आपके शिपिंग पाथवेज़ के ऊपर इन सब पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। देयर इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज ऊपर से पोलराइज़ेशन जो है दुनिया की वो और बढ़ गई है, राइट? जो पहले 2000 में नहीं थी। तो चाइना के पास एक ओपन एंडेड गेम था जहाँ पर उसको एक क्लियर मतलब अनहिंज्ड बोलते हैं ना एकदम कोई रुकावट नहीं थी उसके सामने। वो उसको सक करके ऊपर गया एकदम से वो। आज चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो इस जगह पे आके खड़ी है जहाँ पर उसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है बट उसके पास कस्टमर्स नहीं है। उससे होता क्या है उसने क्या सोचा था दुनिया की जो डिमांड ग्रोथ है वो भी उतनी ही चलेगी जितना उसने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करा है। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग तो होगी लेकिन दुनिया की डिमांड ग्रोथ उतनी नहीं बढ़ी। वहाँ पर ये फँस गया है। तो एक दुकानदार है जिसके पास खरीदार नहीं है। दूसरा जो ये इसने कोविड में और ये सब बेवकूफ़ी करी उस टाइम पे, देखिए सर एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, डॉलर के अगेंस्ट में दुनिया में एक सेंटिमेंट क्यों है? क्योंकि डॉलर को वेपनाइज़ किया गया, ठीक है जी? इसी तरह से चाइना ने अपने ट्रेड को वेपनाइज़ करा। उसने ऑस्ट्रेलिया पे सैंक्शन लगाए, उसने इधर पे लगाए, हमारे ऊपर लगाए, हर जगह लगाए। एंड आप इस चीज़ को देखें कि यहाँ पर आपके साथ भी बोला भई रेयर अर्थ नहीं दूँगा मैं आपको। इससे होता क्या है सर, एक देश को कुछ समय तक तकलीफ होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो बोलता है यार मैं इस तकलीफ को मैं थोड़ी पागल है क्या? मैं अपने आप देखता हूँ यार मुझे क्या करना है। छोटा-बड़ा जो मर्ज़ी देश हो, उससे अगर छोटा देश है तो थोड़ा धीरे करेगा, बड़ा देश है तो जल्दी करेगा वो। तो भारत ने वही करा। अब अल्टरनेटिव मिल जाता है आपको। 1-2 साल थोड़ी तकलीफ होती है, उसके बाद गेम सीधा हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप किसी चीज़ को वेपनाइज़ करते हो, उसके ऊपर से आपका कंट्रोल छूट जाता है। और चीन ने ये 1 जगह, 2 जगह नहीं सर, ये 25 जगह करी। जिस तरह जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो गलतियाँ आज ट्रम्प कर रहा है ना सर, ये चीन ने पिछले 10 साल से करी हैं। तो इससे होता क्या है, दुनिया को शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा दर्द होता है, लेकिन सब लोग बोलते हैं, "भाड़ में जाए यार।" जहाँ वो भाड़ में जाओ वाली फीलिंग आ जाती है, उसके बाद रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग अपने आप अल्टरनेट ढूँढने शुरू हो जाते हैं कि यार मैं ये यूज़ ही नहीं करूँगा, मैं कुछ और देखता हूँ। बिल्कुल। ठीक है? तो अमेरिका को भी देखिए, अमेरिका भी इस टाइम पे क्या कर रहा है, अपने ट्रेड को वेपनाइज़ कर रहा है सर वो। तो भारत का रिएक्शन क्या हुआ है? आपको वेपनाइज़ करना है? जय हो आपकी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। हम चले, हम दूसरी तरफ चल पड़े। 2-4 6 महीने दर्द होगा, कुछ लेबर इंटेंसिव जो आपके सेक्टर्स हैं, उसके अंदर आपको थोड़ा-सा इनपुट देना पड़ेगा, थोड़ा उसको सेटल करना पड़ेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो डज़न्ट मेक सेंस। ये कॉन्सेप्ट हमको एज़ अ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब आईएमएफ ने बिल्कुल। चीन ने ये गलतियाँ करी काफ़ी जगहों से, तो अभी क्या हो रहा है, एक वो ट्रस्ट हट जाता है, प्लस अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स आ गई हैं, तो लोग उससे नहीं लेते। उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जाना शुरू हो गया क्योंकि उसका लेबर हैज़ बिकम मोर एक्सपेंसिव, वहाँ पर लोगों की कमी है। उसके रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो उसको पैसे चाहिए बाहर से, वो उसको मिल नहीं रहे। सो ही हैज़ अ प्रॉब्लम एंड वही चीज़ आईएमएफ के चीफ बोल रहे हैं कि यार स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से देखें।
तो भारत की इकोनॉमी सीम्स मोर स्टेबल। और ये चीज आपने डेमोन्स्ट्रेट करी कोविड के टाइम पे, जहां पर दुनिया के अंदर स्लो डाउन हो रखा था, एक्सपोर्ट एकदम ठप था, बुरे हाल थे, बट फिर भी आप 6-7% से खुला आपका ग्रोथ। तो एवरीबॉडी सेड यार ये साला कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि भारत जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है। प्लस हमारे पास एक ओवर कैपेसिटी है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा मेन धंधा एक्सपोर्ट का नहीं है। तो ये वेपनाइजेशन इन लोगों ने जो दोनों तरफ से करी गई है, ये दोनों मरेंगे सर। और जब तक हम ये चीज ना करें, जब तक हम चुपचाप अपना काम करते रहें, कुछ नहीं होगा। थोड़ा दर्द होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है सर, बट इन द लॉन्ग टर्म आप अपने आप को फायदा करोगे और अपने जो इंटरेस्ट है उसको आप सेट कर पाओगे। थोड़े टर्म में सर कोई अभी आपका व्यूअर में कोई होगा जिसका जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस होगा, वो गाली देगा, क्या बात कर रहे हो आदि जी, मेरे तो 30% ऑर्डर कम हो गए हैं। जी बिल्कुल, और आपसे मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन आप सब स्मार्ट हैं। आप अपने एक्सपोर्ट कमीशंस को बोलेंगे कि साहब अमेरिका क्यों बेचना है यार, कहीं और बेचें। और वो धीरे-धीरे करके लिंक बनेगा, और लिंक बनेगा जैसे ही आपका वो खुल जाएगा, उसके बाद आपको 1-2 साल में लगेगा, ये साला अमेरिका क्यों माँग रहा है हमसे? बिल्कुल। तो ये सिचुएशन आएगी। अब इसमें एक जो इंटरनली रेजिलिएंट मार्केट हो, जो पॉलिटिकली स्टेबल हो, जहाँ पर अ, एक ग्रोथ पैटर्न एस्टेब्लिश्ड है, उसमें फेवर आता है। तो आईएमएफ चीज़ जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है सर थोड़े टाइम पे कि पहले कि भाई यू विल बी द फल्क्रम ऑफ ग्लोबल ग्लोबल ग्रोथ। सो दैट्स प्रीटी क्लियर। अच्छा, ये क्या हो रहा है? अमित शाह का एक ट्वीट, हेलो एवरीवन, आई हैव सीज्ड टू जोहो मेल, काइंडली नोट द चेंज इन माय ईमेल एड्रेस। चलो बीच का मैं नहीं पढ़ता, लास्ट सेंटेंस पढ़ता हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। अब एक जरा डोनाल्ड ट्रंप का मैं ट्वीट पढ़ देता हूँ, और इसका भी ट्वीट नहीं पढ़ता, लास्ट वाला सेंटेंस दर्शक देख लें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। आदि जी क्या है ये? इसको बोलते हैं जाक तो मजाक। सर ये लेने की चीजें हैं सर, और कुछ नहीं है, ये तंग करने की चीजें हैं। अब आप, मेरे हिसाब से थोड़ा कम्युनिकेशन पैटर्न गवर्नमेंट को समझ में आया है कि जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती है आपकी थोड़ी इंप्रूव होनी पड़ेगी, एंड उसके ऊपर कुछ काम हुआ है। तो आप राजनाथ सिंह जी के कमेंट्स देखिए, आप इनके कमेंट्स देखिए, आप मोदी जी के कमेंट्स देखिए। मोदी जी का जो सीजेआई पे कमेंट है, मैं कल अनुपम मिश्रा से बात कर रहा था। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे को पहलू बताया। कहते हैं यार देखो, तुमको ये समझ में नहीं आता कि जो सोशल मीडिया में इतना गुस्सा था, मोदी जी ने एक ट्वीट करके सारा गुस्सा अपने ऊपर डलवा लिया। गुस्सा निकल गया, सीटी बज गई, खत्म कहानी। अब वो एक ट्वीट पे गुस्सा हट गया, अब वो खेलेंगे जो वहां पर खेलना है अभी। बिल्कुल। तो ये सर, ये बड़ी थॉट आउट पॉलिसीज होती हैं, बड़ी थॉट आउट, यू नो। तो मेरे हिसाब से कोई आया है सर कम्युनिकेशन वाला, जिन्होंने इनको बोला है, और किसी को इन लोगों ने रखा है कि भाई थोड़ा अभी इम्प्रूव करना है। ये एक डायरेक्ट हिट है सर। आई मीन, मैंने जब ये नोटिस किया, मैं बहस किया कि ये क्या लिखा है नीचे, और लोग उनके उनके ट्वीट पे ज़ोहो पोहो पे लड़ना शुरू हो गए। वहां पर वो तमिलनाडु से रो रहे हैं, साले कांग्रेस वाले रो रहे हैं। अबे बेवकूफों, नीचे देखो क्या लिखा है। वो छोड़ो उसको ज़ोहो को। सही बात है। अब क्या बोले सर नहीं, ऐसे लोग। क्या क्या ये उस दिशा में बढ़ते हुए कदम भी हैं जो मोदी जी ने कहा था कि भई हमारे पास मेधा की कोई कमी नहीं है, और हमारे ही बल्कि कई ऐसे लोग वहाँ हेड कर रहे हैं टेक कंपनियों को, तो हम कब तक निर्भर रहेंगे? ये कब तक अपमान का जो है हम घूँट पीते रहेंगे? तो क्या उस दिशा में भी ये लोग बढ़ रहे हैं? वो तो बढ़ेंगे सर, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। कैसे, अगर आप नहीं तो आप कितना टाइम किसी पे डिपेंडेंट रहोगे आप? जी, ये बहुत कितना बड़ी टाइम? चपत होगी अमेरिका को, क्योंकि अरबों डॉलर कमा रहा है वो भारत से ही अकेले।
देखिए सर, वो तो चपत तो अलग है, बट एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, किसी भी चीज़ को मैं जैसे पहले आपको बता रहा था, आप वेपनाइज़ करोगे सर, लोग नहीं सहेंगे उसको। मैंने वही आपको बताया ना कि आप वेपनाइज़ करो, क्या होगा? जब आप वेपनाइज़ करते हो किसी चीज़ को, तो फिर लोग बोलते हैं थोड़े टाइम तक सफ़र करते हैं, उसके बाद वो सफ़र खत्म हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं भैंस कहाँ तेरे को मैं सीधा करता हूँ, भाड़ में जा यहाँ पर, मैं नहीं ले रहा तेरा सामान, फिर क्या करोगे आप? व्हाट विल यू डू? अब ये लोग सोचते नहीं है सर ये सब उल्टे-सीधे काम करने से पहले। अब इन्होंने कर दिया है। ये ट्रेड अब देखिए वहाँ पर अमेरिका में इस टाइम पे सेनेटर्स हैं जो इनको लिख रहे हैं कि भाई ये क्या करा तुमने इंडिया के साथ? और ये अभी नहीं है, ये काफ़ी टाइम से लिख रहे हैं इसको कि भाई तुम ये ना करो, ये गड़बड़ हो जाएगी पूरा। अब वो खुले में तो नहीं आके बोल सकते ना कि साहब भारत पढ़ रहा है, भैंस की आँख ले लेगा तुम्हारी वो। देखिए सर, चाइना पे प्रेशर डालोगे, चाइना ने रिटेलिएट करा आपके ऊपर। फिजिकल रिटेलिएशन। अब ट्रम्प को पता है चाइना किस चीज़ पे रिटेलिएट करेगा, रेयर अर्थ पे। तो ट्रम्प घुसा हुआ है पाकिस्तान में, रेयर अर्थ दे मेरे को जल्दी से। म्यांमार में घुसा हुआ है, इधर घुसा हुआ है, उधर घुसा हुआ है, हर जगह घुसा हुआ है। जहाँ उसका सप्लाई चेन सेट हुआ, उसने चाइना को ठोकना शुरू करना है दोबारा। हमने कोई ऐसा रिटेलिएशन नहीं करा। ये तो वही बात है ना सर, वो चिल्लाई जा रहा, "मैं मार दूँगा तेरे को, मैं ये कर दूँगा।" आप बोला, "चल ठीक है, कर ले, कोई बात नहीं, नमस्कार।" अब उसमें क्या करेगा वो आपको? सही। जब आप किसी पे एज़ अ स्मॉलर इकोनॉमी आप रिटेलिएट करेंगे उसके ऊपर, तो आपको दर्द होगा ज़्यादा, बिकॉज़ आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, आपने करा ही नहीं। तो उससे हुआ क्या? जितना उसने आपको हिट मारा, उसके वो आगे नहीं लेके जा सका। H-1B बंद कर दिया, ठीक है जी, बंद कर दो, आपका कंट्री है, जो मर्ज़ी करो। फार्मास्यूटिकल्स बंद कर दूँगा मैं, 100% टैरिफ फ्री जिस दिन इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, 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 वो बाद में देखेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात लेकिन नहीं। मोदी जी भी अब चुप नहीं हैं साहब। कल नहीं मुंबई छूटती में है। कल मुंबई में क्या कहा उन्होंने? हाँ, एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले का जवाब देना चाहती थी सेना। कांग्रेस सरकार ने दबाव में रोक दिया। आतंकियों हाँ, के सामने घुटने टेक दिए। तो किसका किसके दबाव दबाव? था? वही है, बस। तो देखिए मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं ज़्यादा, बट यही काफ़ी है और यही मैं बोल रहा हूँ सर कुछ कम्युनिकेशन पैटर्न चेंज हुआ है इनका। यू कैन मेक आउट एक कम्युनिकेशन पैटर्न चेंज हुआ है एंड ये ऊपर से अभी ये जो छुतरियाँ आपको दिखेगा ये और छोड़ेंगे। मैं तो सर इतने टाइम से पिछले इलेक्शन से यही चीज़ बोली है, आप लोगों के पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है। आप सुबह 9 बजे अपने एक बंदे को बिठाओ, बोलो कि साहब ऐसा है आप ज़रा मेरा मेरा ये है कि सुबह 9 बजे से आप अटैक करो, ठीक है? आप अटैक करो एंड उसके बाद आप बोलो भैया जो भी नैरेटिव सेट करना है दिन का, शुरू हो जाओ। 9 बजे जो न्यूज़ की चर्चा है उसका कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो दोबारा, रोज़। क्यों नहीं करते? और यही चीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री को करनी चाहिए। हफ्ते में 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस हफ्ते में 3 करो सर, क्या प्रॉब्लम है? एक स्टेटमेंट तो देना है आपको, दे दो यार। सर ये बहुत मायने रखता है और ये अब मेरे ख्याल से इनको समझ में आ रहा है। मैं तो सर 6-8 महीने से बोल रहा हूँ ये चीज़ कि यार ऐसे ऐसे नहीं होता ये। आपको नैरेटिव को पकड़ देखिए काउंटर नैरेटिव नाम की चीज़ होती है, करेक्ट? बट काउंटर नैरेटिव से गेम नहीं खेल सकते आप। आपको नैरेटिव में आगे रहना है। कई चीज़ पे आप नहीं बता पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑप सिंदूर में आप शुरू में आके नहीं बता सकते थे हमने क्या-क्या मारा है इनका। बिकॉज़ देखिए सर रेडार पे आपको कुछ दिखता है, उसके बाद आपको ग्राउंड से कन्फर्मेशन चाहिए होती है। हम बिल्कुल। पाकिस्तानी तो है नहीं कि भैया कुछ भी झूठ बोल देंगे, हाँ, हमने जी 50 जे-17 उड़ा दिए, उसके बाद पता चले सर 5 भी नहीं गिरे। वी आर नॉट दैट। आई कैन अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन मिलिटरी टर्म्स के अंदर थोड़ी डिफिकल्ट होती है। बट पीपल विल गिव यू दैट डिस्काउंट जब आप बाकी जगहों पे आप खींच रहे हो चारों तरफ। जो पॉलिटिक्स है आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स अभी जो चल रहा है इस तरफ गवाई जी का ये पूरा कास्ट नैरेटिव ये जो चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर अग्रेसिव आके ठोकिए आप लोगों को। देखिए उसके बाद क्या होता है सर। बिल्कुल।
आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत थैंक यू, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद सर।